महीने का अंग्रेजी माह के अंतिम दिवस पे आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी का दिन अच्छा गुजरा है, इसलिए शुभकामनाएं होना चाहिए महीने की। लेकिन साथ ही साथ में भाद्र पक्ष का मिड भी चल रहा है, अभी महीना बाकी है, तो मंथ की विदाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंथ का शुभारंभ भी कई त्योहारों से होता है और उसमें से एक प्रमुख त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ का होता है, जिसे हम हरितालिका तीज कहते हैं। और इस हरितालिका तीज का महत्व तो इसी से शामिल हो जाता है जिस त्योहार के शुरुआत में ही हरि का नाम जुड़ा हो। हरि तालिका तीज, तालिका का तो हम लोग इतने मतलब की श्रेणी होती है, तालिका कहा जाता है। तो जहां हरि की तालिका हो, एक ऐसा उत्सव हरितालिका तीज के रूप में कहा जाता है। और हरितालिका का तीज का जब सामंजस्य देखा जाए तो कई प्रकार से आज देखा जाता है। आज इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, कुछ आध्यात्मिक बातें भी होंगी और साइंस की भी बातें होंगी, और ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बड़ी उपयोगी होती हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आयुर्वेद में जाते हैं, तीन प्रमुख चीजें होती है, वात, पित्त और कफ। और ऋतु भी हमारे तीन होती है, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, अर्थात वापस तीन चीजें प्रकृति ने भी दे रखी है, वो भी वात, पित्त और कफ है। आज इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपके पास लेफ्ट भी तीन रूप में भेजे गए थे, तो संदेश भैया का हरितालिका तीज का, उसमें तीन फोटो लगाई गई थी। अगर फोटो को देखते तो उसमें भी गहराई से संदेश देने का प्रयास किया गया था। एक तरफ एक डॉक्टर थे सफेद कोट पहने हुए, जो कि मॉडर्न साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक व्यक्तित्व था जो समाज को बांधने और समाज के नव निर्माण का कार्यक्रम को देखते थे, वो थे गाड़ी वाले भैया हमारे। और बीच में फोटो और लगी हुई थी जो इन दोनों को सामंजस्य, यानी कि पुराने पद्धतियों को और मॉडर्न को दोनों को मिलाने का काम करे। बीच में मैंने अपनी दोनों वेशभूषा को प्रकट करने की कोशिश की। दाढ़ी मुड़ा दी थी, मुझको सफेद रखा हुआ था, कोट को आधा करके जैकेट पहना हुआ था। तो यह एक संकेत के रूप में आपको प्रस्तुत करने के लिए मेरी टीम ने फोटो वापस आपके सामने लगा दी है। खैर चर्चा चलती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम का जो शुरुआत है, कार्यक्रम को शुरुआत करने का समय भी आ चुका है। थोड़ा सा विलंब से हुआ है और बहनाएं थोड़ा सा विलंब से आई है, पर पहले तो हमेशा माफी नहीं मांगा जा सकता है, उन्हें डांटा डपटा नहीं जा सकता है। हम उनके लेट आने को भी अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी वंदना करते हैं, और वंदना हमेशा प्रकाश्य होती है। तो दीप का प्रज्वलन होगा, पर दीप प्रज्वलन के पहले एक बात और करें कि शिव और पार्वती का प्रतीक यह तीज का त्योहार हरितालिका तीज मनाई जाती है। लेकिन सप्ताह भर बाद हम आपके साथ इस तीज को मना रहे हैं, क्योंकि वह तीज जब मनाई जा रही थी तो बहनों को और मातृशक्तियों को घर में बुलाया जा रहा था मायके में। लेकिन आज विदाई कर रहे हैं जिन बहनों को हमने अपने घर बुलाया था, मायके बुलाया था, हफ्ता भर हमने मन में रखा, और आज हम उनकी विदाई के प्रतीकात्मक रूप में बना रहे हैं। और ऐसी मान्यता है, कपिल दाऊदी ने मुझे पहली बार बतलाया था जब मैं कौशल्या धाम गया हुआ था, कि यहाँ पे कौशल्या माता का मायका है, और हर तीज के समय हम अयोध्या जाकर के कौशल्या माता को बुलाते हैं। अब प्रतीकात्मक रूप के वहां की मिट्टी लाते हैं, तो कौशल्या माता का प्रतीक होती है। यहाँ पे उन्हें मिलाया जाता है, सप्ताह भर बाद उन्हें विदा किया जाता है, किया जाता है। बस उसी ध्येय को रखते हुए हम तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के विचार किया, क्यों ना हम छत्तीसगढ़ की मातृशक्तियों को यहाँ बुलाएं और उनके साथ में हरितालिका तीज का महत्व को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, और उन्हें कुछ ज्ञानपूर्वक बातें, कुछ रंगारंग कार्यक्रम, कुछ साहित्यिक, कुछ संदेश के साथ होगा। दीप प्रज्वलन का समय होगा। मैं सभी महानुभावों से इसे सरस्वती जी निवेदन करूंगा। बिना दीपक के अंधकार नहीं घटता, और बिना ज्ञान के जीवन अधूरा होता है। बिना दीपक के अंधकार नहीं घटता, और बिना ज्ञान के जीवन अधूरा होता है।
वही मुहिम है, वही एक प्रयास है श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का। अंधकार को दूर करने के लिए श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की सहयोगी संस्था है श्री गणेश विनायक आई फाउंडेशन। कुशल नेत्र चिकित्सकों की एक टीम जो लगातार प्रयास कर रही है, जिनका संकल्प है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़। इस मुहिम पे लगातार चल रहे हैं और शायद सबसे अधिक नेत्र सर्जरी करने का रिकॉर्ड भी श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल ने अपने नाम पे दर्ज किया हुआ है। इसके अलावा गणेश विनायक फाउंडेशन के द्वारा कई गरीब लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्रति माह किया जाता है सैकड़ों के कारण से। गणेश विनायक आई हॉस्पिटल की खासियत यह है कि आज यह अपनी दक्षता में, अपनी कुशलता में इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब यह दावा किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है, उसे अब राज्य के बाहर अपनी आंखों की जांच या अपनी आंखों की किसी भी बीमारी का इलाज कराने जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए हमारे श्री गणेश आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनिल गुप्ता यहाँ मौजूद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर गुप्ता जी, सारी टीम को। साथ ही एक बात और कहा कि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा होता है। ज्ञान वो जो आपको जीवन की कला सिखाती है। इसी में श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की दूसरी संस्था है जिसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ जोन, अमरपाल सोसाइटी की संस्था है जो ये आपको बताती है वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस के तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा वो सिद्धांत जो हमें जीवन की शैली सिखाता था, जो हमें जीवन जीने की कला बतलाता था, पर वैदिक विज्ञान को एडॉप्ट नहीं कर पाते थे। आयुर्वेद जो हमारा जीवन जीने का सही तरीका है कि हमें क्या खाना चाहिए, मौसम के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे, सुबह और शाम, दोपहर क्या चीजें हमें लेना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज करना चाहिए, या व्यक्ति का मन कैसा होता है, व्यक्ति की शरीर की संरचनाएं अलग अलग क्यों है, इन सारी बातों को बड़े वैज्ञानिक ढंग से सहजता और सरलता के साथ समझाने का प्रयास कर रहा है छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव हेल्थ जोन। तो यह दो संस्थाएं हैं जिन्हें लगातार प्रयास कर रही है लोगों के जीवन से कंप्लीट अंधियारा दूर करने का, और इसलिए श्री गणेश विनायक फाउंडेशन कहता है हम केवल दृष्टि पे नहीं, दृष्टिकोण पे ही काम करते हैं। तो यह विषय वही है दृष्टिकोण के साथ में, और समागम का विषय है कि हम इस आध्यात्मिक जर्नी पे चल रहे हैं। और समागम इसलिए कहा कि समागम वह होता है जहां पे कम से कम दो व्यक्तियों का मिलन हो, वही समागम कहलाता है। बीच में तो ऐसे माताओं का मिलन होता है, लेकिन प्रकृति के रूप से देखें तो दो प्रमुख माताओं का आध्यात्मिक रूप से मिलन है यहाँ पे। एक माता पार्वती जिसने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। राजमहल की राजकुमारी ने अपना पूरा वैभव त्याग करके एक वैराग्य का जीवन प्राप्त किया और उस परम को हासिल किया जिसे शिव कहा जाता है। दूसरी माता हमारी कौशल्या, जो एक राज थी और सबसे ऐश्वर्य राजधानी की महारानी थी। श्री राम की माता, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, लेकिन यदि मां कौशल्या के जीवन को अनुसरण किया जाए तो राजमहल में रह करके भी वह एक तपस्विनी थी। तभी तो राम जैसा तपस्वी राजा उत्पन्न हुआ। तो दो तपस्विनी जो एक राजमहल के वैभव को त्याग देती है और वैराग्य रूप में चली जाती है, वह भी हमें प्रेरणा देती है। यह हरिताल का तीज का महत्व है। और एक वह माता जो उस ऐश्वर्य में रह करके, वह ऐशो आराम की जिंदगी में रह करके भी एक तपस्वी का जीवन जी सकती है, वह माता कौशल्या। दोनों को समागम का समय है आज, और उन समागम पे हम आप सभी का यहाँ पे वंदन और अभिनंदन करते हैं। तीज का जो पर्व होता है, थोड़ा सा भूमिका है
तो यही क्या अध्यात्म जरूरी है इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और आपके लिए लगातार कार्यक्रम होंगे, आपके लिए छत्तीसगढ़ी में कुछ कविताएं भी होंगी, कुछ गीत भी है, कुछ गायन भी है, और कुछ प्रायोगिक जीवन में क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, इस पे प्रायोगिक रूप से होगी। जब माँ ये कहती है नहीं जब बेटा ज्यादा चिप्स कुरकुरे नहीं खाना, क्यों कहती है तो कल बतलाएंगे। क्यों कहा जाता है कि उपवास में लहसुन प्याज का खा लेना, उस क्यों का जवाब भी आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे देने की कोशिश की जाएगी। मगर क्यों कहा जाता है कि तीजा के दिन पे उपवास रहना और उपवास बिल्कुल निर्जला रहना, हम करते चले आ रहे हैं, मगर क्यों, इस क्यों का भी जवाब यहाँ पे आपको मिलता चला जाएगा धीरे धीरे कि क्यों होगा। क्यों तीजा के दिन में डॉक्टर साहब माताओं को, बहनों को ससुराल नहीं बैठे भेज दिया जाता है और एक हफ्ते बाद वापस लाया जाता है, कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही तो नहीं फॉलोवर्स बन गए हैं। उसका भी जवाब आज यहाँ पे तलाशने की पूरी कोशिश होगी, उसका उम्मीद करेंगे जो मेरा चिंतन रहा है उसके माध्यम से समझाने का जरूर यहाँ पे प्रयास करूंगा कि आप पहुंचे। लेकिन निर्जला रहते हैं क्योंकि निर्जला रहने पे और व्रत पे रहने से ही आपकी मन और इंद्रियां एक जगह पे केंद्रित हो जाती है, वो संयमित हो जाती है, क्योंकि उसको आपने कुछ खाना दे ही नहीं रहा है, वो चिंतन कहीं जाता ही नहीं है। और हफ्ता भर पहले से बोला जाता है कि आपको निर्जला रहना है, तो निर्जला। और हमारे यहाँ भी खाने में क्या दिया जाता है, 12 घंटे पहले कड़ू भात खिला देते हैं ताकि इंद्रियां इधर उधर भटके नहीं। तो इससे जब मन और इंद्रियां जब नियंत्रित होती है तब आप में आत्मिक शक्ति बढ़ती है, और मात्र के अंदर में आत्मिक शक्ति का बढ़ना बहुत जरूरी है। स्त्री शक्ति को आत्मबल का यह उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो उपवास है, यह हरितालिका तीज है सब, यह केवल एक दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं है, या वैवाहिक जीवन में अच्छे वर की प्राप्ति या अच्छे वर को बनाए रखने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह उस स्त्री शक्ति की संकल्प की साधना का त्योहार है, ताकि स्त्री अपनी दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर सके। क्योंकि स्त्री अपने आप में एक शक्ति की ऊर्जा है, यह उस शक्ति की ऊर्जा का पुनर्जीवन का एक त्योहार होता है हरितालिका तीज। इसलिए पुरुष नहीं बनाते हरितालिका। बाकी त्योहार में तो हर कोई बोलता है कि पुरुष को भी बनाना चाहिए, एकादशी पुरुष को भी बांटना चाहिए, महिला भी बांट लेती है। लेकिन हरितालिका तीज का जहां तक मैंने पढ़ा अध्ययन किया उसमें पुरुषों के लिए नहीं है, ये हमारी कमजोरी है साहब, मेरे पुरुष होने के कि हम उस ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम उत्पादक है ही नहीं। यह मात्र शक्ति की क्षमता है, यह ऊर्जा का सृजन कर सकती है, और इसलिए यह त्योहार माताओं के दिया है कि वह नई शक्ति को, नई दिन को उजागर कर सके, या उनकी भक्ति और योग के संगम का प्रतीक है। यह वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का भी जीवन है, क्योंकि इसमें से ही प्रेम और विश्वास और सबसे बड़ी बात स्थिरता आने लगती है। क्योंकि पूरे 24 घंटे तक जब निर्जला रह जाते हैं, अन्न और जल ग्रहण नहीं की जाती है, तो मानसिक और शारीरिक रूप से वह असीम स्थिरता प्राप्त होती है। इसका अध्ययन मुझे 25 वर्षों बाद हुआ, जब लगातार 25 सालों से मैं अपनी धर्म पत्नी को मेरी लिए तीजा करते देख रहा हूं, तो मुझे मालूम चला कि किस तरह की स्थिरता जीवन पे आती है। और सबसे खास बात, स्त्रियों में अहंकार नहीं होता साहब। सबसे बड़ा कारण है यह तीज का त्योहार, जो उनकी अहंकार को नष्ट कर देता है। इसलिए हरितालिका तीज का महत्व है। थोड़ी सी आज तबियत मेरी नासाज है, मैं बहुत देर तक नहीं करता, लेकिन विषय को लेता रहूंगा और एक बात और करूंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलूंगा। प्रैक्टिकल चीजें भी समझना जरूरी है। वो है तीज का तात्पर्य होता है तीन, संस्कृत की तृतीया। संस्कृत की विदुषी मैडम बैठे हुई, आपको स्टार्ट करता हूं, और तृतीया कहीं संस्कृति में हो जाएगी तो मुझे क्षमा करते रहेंगे। तृतीया से आया तीज शब्द है, और तृतीया या
का जब हम और लेते हैं, जब आयुर्वेद में जाते हैं तो 3 गुणों के साथ में जोड़ा गया है। उसमें 3 दोष का बड़ा सामंजस्य है, जिसमें 3 दोष कहा जाता है, वात, पित्त और कफ आयुर्वेद में, साथ में कहते हैं सत्व, रज और तमस। तो इस व्यवहार में इन गुणों को भी, एक दोष है और एक गुण है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए भी इस त्योहार का बड़ा महत्व है। कैसे होता है, इन चीजों को समझेंगे, इसी के हिसाब से हमारा भोजन शैली भी होगी और हमारा जीवन शैली भी होगी। पर भावनाओं से, मन से, ऊर्जा से शरीर का सामंजस्य करने का त्योहार है। अपने आप में एक ही त्योहार है जो आपके भौतिक शरीर, आपके मानसिक शरीर, आपके प्राणिक शरीर को एक साथ सामंजस्य बिठाता है। वह है हरितालिका तीज। हरित का हमने बात किया है, इन तीजों को जो हर देने वाला हो उसे तीजहारी कहा जाता है। हारी जो कर दे, जो नष्ट कर दे, तो इन तीनों को जो नष्ट करने की क्षमता रखते हो उसे तीजहारी कहते हैं। और सारे तीजहारी को नरेंद्र पांडे है। इसके साथ ही मैं कुछ प्रायोगिक चीजों के लिए मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि अब मेरी वाणी के साथ साथ में कुछ साइंटिफिक चीजों को लेकर चले कि आपका विज्ञान क्या कहता है मेरे इस ज्ञान के ऊपर। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र पांडे जी आज के इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए, जहां पर नारी शक्ति आज यहाँ पर विद्यमान है और एक बहुत ही सुंदर त्योहार तीजा, जिसकी आज हम विदाई समारोह की तरह कर रहे हैं। इस बहाने से आप सबके साथ एक रूबरू होने का मौका मिल रहा है। कहा जाता है कि हम यहाँ सोच रहे थे, पांडे जी को मैंने कहा या हमारी टीम ने कहा कि हमारी नारी शक्ति का सम्मान या वेलकम गुलाब देकर किया जाए। एक भाव आया मन में, तो उस भाव के साथ एक शेर भी याद आया जिसमें कहा गया है कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, क्योंकि वो तो खुद एक गुलाब है इस कायनात की। तो ये जो बात है केवल बोलने की बात नहीं है। बोलने को, तालियां बजाने को बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात बहुत सही बात है कि आज के समय में जो एक संघर्ष चल रहा है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं। हमेशा लड़ाई चलती है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर लाना है। महिलाएं कभी पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी वैदिक फिलॉसफी कहती है कि महिला शक्ति पुरुष से ऊपर है। क्योंकि हमारे वैदिक काल में भी कहा गया है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। ये बोलने की बात नहीं है। और यीन और यांग, शिव और पार्वती, शिव और शक्ति, जो बात कही गई है, शक्ति जो नारी का प्रतीक है, नारी के अंदर वो क्षमताएं हैं जो पुरुष के अंदर हैं ही नहीं। भगवान ने महिलाओं को इस प्रकार से बनाया है कि उनके अंदर एक प्रजनन की क्षमता है। वो एक नई सृष्टि को पैदा कर सकती हैं। बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं, इसीलिए अर्धनारीश्वर के फॉर्म में दिखाया जाता है। मैं कुछ दिनों से विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ रहा हूं, तो वहां पर पार्वती पूछती है शिव से कि भगवान की प्राप्ति का रास्ता क्या है। तो शिव कहते हैं शक्ति के द्वारा ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। और शक्ति हर व्यक्ति के अंदर कुंडली में है, और ये शक्ति जब शिव के साथ मिलेगी तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। यानी शक्ति, महिला शक्ति ही वो रास्ता है जहां से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, और महिलाओं के अंदर ही वो शक्ति है कि एक नई सृष्टि को भी पैदा कर सकती है। अगर हम अपनी वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से समझें तो पूरे विश्व में जो ये भागदौड़ चल रही है कि महिलाएं पुरुष के बराबर है, नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या पुरुष बच्चा पैदा कर सकते हैं? अपने अंदर, उनके अंदर कोई यूट्रस ऐसी जिसकी व्यवस्था है? नहीं है। अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रजनन की क्षमता एक माता के अंदर ही है। तो ये बातें वैदिक विज्ञान की केवल बोलने के लिए नहीं, डीप लेवल पर जाकर समझने की है। और आज के समय में
हम देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है, बीमारियां लगातार बढ़ते जा रही हैं। तनाव और बीमारियों के साथ साथ नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। पहले तो बोलते थे कि नशा मुक्ति के सेंटर खोलने पड़ेंगे, अब आने वाले दिनों में आपको मोबाइल डी एडिक्शन के सेंटर देखने को मिलेंगे। केवल ये आंखें ही खराब नहीं कर रहा है, ये दिमाग को भी खराब कर रहा है, ये हमारे संस्कारों को भी खत्म कर रहा है। आजकल पेरेंट्स पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल आपका पेरेंट्स बन चुका है। और ये सारी समस्याएं मैं समझ रहा हूं, हर गृहिणी के सामने, हर महिला के सामने, हर नारी शक्ति के सामने में है, और वो समझ भी रही है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। किया क्या जाए? कपिल भैया, आप इस बात से सहमत होंगे कि नशा घर घर के अंदर जा चुका है, मोबाइल हर घर के अंदर परेशानी का सबब बन चुका है, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो गणेश विनायक फाउंडेशन जो लगातार हर साल गणेश उत्सव मनाता था, इस बार हमने सोचा कि गणेश विनायक फाउंडेशन जो आयोजन करेगा गणेश उत्सव का, उसमें हमने एक थीम रखा कि इन कुरीतियों को हटाया जाए, अंधकार मिटाया जाए। इतना आसान नहीं है हटाना, लेकिन इनके बारे में एक नए तरीके से बात करना, समझना, अपने आप में अंधियारे से उजाले की तरफ चलना है। आज हम यहाँ इनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, करना जरूरी है, क्योंकि ये जो हम आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन का मतलब ही वही है कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, एक स्वस्थ फैमिली का निर्माण कर सकें। और इस निर्माण में नारी शक्ति सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि मेरी ऐसी समझ है, एक नारी को ही पूरा पता होता है कि घर के अंदर क्या क्या चल रहा है और कहां कहां गड़बड़ है, और उसी के अंदर वो पावर है कि वो ठीक कर सकती है। लेकिन इस नारी शक्ति को भी कुछ थोड़ी सी समझ देनी होगी कि कैसे इन कुरीतियों से बाहर निकाला जाए, और पूरा कंट्रोल आपको लेना होगा अपने किचन से लेकर लोगों के मन का, बच्चों के मन का और घर वालों के मन का। तो बात देखने को यह मिल रही है कि आज जो समस्याएं आ रही हैं, उसके दो बड़े कारण हैं जो हम पॉजिटिव हेल्थ में कहते हैं, एक लाइफस्टाइल और एक लाइफ फिलॉसफी। लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, जीवन को जीने का तरीका, और वो पूरा बिगड़ चुका है, या यूं कहीं बिगाड़ दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट ने, मीडिया ने हमारी समझ को हाईजैक कर दिया है, सारी अनहेल्दी चीजों को हेल्दी बना के हमें परोसा जा रहा है, और हम उनके मगर जाल में फंस गए हैं। और वो सारी चीजें जो हमें घर में मिलती थी, घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना, नेचुरल चीजें, वो हम भूल के आज फ्रिज के अंदर पूरा पैक्ड फूड भरा रहता है, वो खा रहे हैं। क्यों बच्चा, सही बात है ना? और हम विवश हो चुके हैं, माता पिता विवश हो चुके हैं कि बच्चे को कैसे रोकें। आज हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे, इन बच्चों के लिए भी और आप मां बहनों के लिए भी, ताकि आप उस एक्सपेरिमेंट को घर में जाके बच्चों को करके दिखाएं, ताकि उन्हें थोड़ी समझ डेवलप हो। दूसरी बात, जीवन शैली के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। आज के लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ तो बची ही नहीं है, जीवन तो बचा ही नहीं है। दूसरा, अगर हम समझें तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है घर में, बच्चों के साथ, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो ये जो तनाव क्या है, तनाव मन का एक रिस्पॉन्स है। तनाव मतलब जब भी मन मुताबिक नहीं होगा, और जब जब मन मुताबिक नहीं होगा, मन में तनाव आएगा, और मन मुताबिक हो सकता ही नहीं, ना ही हो रहा है। लेकिन तनाव आता तो मन में है, भुगतना किसको पड़ता है? शरीर को। सारी बीमारियों की जड़ ये तनाव है। दूसरी चीज, तनाव की वजह से ही जीवन के अंदर परेशानियां आ रही हैं। ये जो तनाव आता है, फिर इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कोई नशे का सहारा ले रहा है, कोई मोबाइल का सहारा ले रहा है। तो इस जो 3-4 प्रकार के बिहेवियर्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी तनाव का कारण है। अगर हम एक मेडिटेशन की आदत, मन को एकाग्रचित करने की आदत डालें, तो मन से ऊपर जाके तनाव को हैंडल किया जा सकता है।
क्योंकि तनाव कहां पे आ रहा है? मन में, और मन से ऊपर तनाव का समाधान है। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है और हम मन के लेवल पर ही तनाव का समाधान ढूंढ रहे हैं। कोई नशे में ढूंढ रहा है, कोई मोबाइल के रील्स में ढूंढ रहा है। कुछ देर अच्छा लगता है मन, फिर थोड़ी देर बाद जैसे नशा उतरता है फिर मन में तनाव आता है, जैसे रील्स खत्म हुई फिर तनाव आता है। तो ऐसे में मन को समझना हम सबकी जरूरत है आज की डेट में। मन केवल बोलने की बात नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन परेशान है। मन का एक पूरा विज्ञान है और हमारा पॉजिटिव है जो उस मन के विज्ञान को हर व्यक्ति को समझाना चाहता है कि कैसे मन को समझा जाए और मन के जो मन मुताबिक नहीं हो रहा है उससे तनाव ना आए। और दूसरा, ध्यान की कला, समाधि में जाने की कला, बुद्धि के साथ जीने की कला, कि मन के आगे जो एक और चीज हमारे पास में जो आजकल बंद होते जा रही है, जिसे हम बुद्धि कह रहे हैं। और ये बुद्धि अगर हमें एक्टिव हो जाए तो हम बहुत सारी चीजें जो जानबूझकर कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, दिखावे में आके कर रहे हैं या मीडिया के असर के द्वारा कर रहे हैं, उनसे अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। तो आज का जो विषय है इस पर भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ, इस प्रकार की चीजें क्या जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा उत्सव और थोड़ा सा नॉलेज अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो पंडित जी इस प्रोग्राम को इस प्रकार से रखें कि बीच बीच में हम थोड़े थोड़े डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्ञान की वजह से एक उत्सव ना रहे। तो आप इसको एक उत्सव की तरह भी मनाते रहे। तो मैं आपको फिर से वापस स्टेज पर बुलाता हूं और आपको धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।